अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चे आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी एग्जांपल, इसके फैक्टर्स, फिर उसके बाद इसके ट्रेंड अलोंग द पीरियड एंड ग्रुप। आज ये सारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन देख लो। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैशियस एटम। एटम जो गैशियस स्टेट में है उसके आउटर मोस्ट से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है ना, जितनी एनर्जी की आपको ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा बच्चों तो वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है सोडियम, ठीक है। अब हमें पता है बच्चों सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसके बाद इसका मतलब है कि सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो सोडियम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जितना कोई एटम इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हम सोडियम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है, तो बच्चे हमें एनर्जी चाहिए 494, ठीक है। तो इतनी एनर्जी बच्चों होगी तो सोडियम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है और सोडियम के आखिरी शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए इस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये होगी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकला है और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल है कैल्शियम की, ठीक है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 20। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तो इसका मतलब है कि 2, 8, 8 एंड 2, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन बच्चे इकट्ठे नहीं निकलेंगे, ये 1 बाय 1 करके रिमूव होंगे। सबसे पहले कैल्शियम अपने लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कैल्शियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। एक कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसके लिए हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। कैल्शियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बच्चों एनर्जी चाहिए 590 किलो जॉल पर मोल। एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है बच्चे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन है, 2 निकले हैं ना, 3 आयन में से निकलेगा। अब कैल्शियम पॉजिटिव है, इसमें दोबारा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका मतलब है 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकला वो ये आ गया, ठीक है। आई का मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी और 2 का मतलब बचे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 1150 किलो जॉल पर मोल। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमने यहाँ पे बच्चों ये पढ़ा है कि जब किसी एटम के आखिरी शेल से आपने इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है ना, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आपको रिक्वायर होती है, जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल ली, एक सोडियम की और एक कैल्शियम की। सोडियम के आखिरी शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसकी एनर्जी को हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और सोडियम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 494 किलो जॉल एनर्जी चाहिए। उसके बाद हमने कैल्शियम की एग्जांपल ली। कैल्शियम के आखिरी शेल में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 करके निकलेंगे। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके लिए एनर्जी हमें चाहिए 590 किलो जॉल। फिर ये जो आयन बन गया है ना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसी आयन में से निकलेगा, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और ये कितनी है 1150। और अब ये देखो जरा, दोनों में से सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो फर्स्ट से हमेशा ज़्यादा होगी। इसका रीज़न क्या होगा, देखो जब आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला है तो वो एटम से निकाला है, क्लियर। तो एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा। उसके बाद जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालो तो फिर आप किससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, फिर बच्चे आप उस आयन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। तो होता क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है ना, वो अट्रैक्ट करता है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली। जब एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो जो न्यूक्लियस का चार्ज होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज है, वो कैल्शियम के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया है लास्ट शेल में, उसको वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जिसके नतीजे में आयन का जो साइज है ना वो डिक्रीज हो जाएगा और आपको वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्लियर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है पॉइंट, फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहला फैक्टर है बच्चों न्यूक्लियर चार्ज। सिंपल वर्डिंग देखो, अगर जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल है। तो इट मीन्स दैट कि आपको एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ेगी तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। तो सेम इसी तरह बच्चे, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो आयनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्ट है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्लियर। अगर न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर होगा, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होगा तो क्या होगा, ग्रेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी।
ग्रेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या होगा, इट बिकम डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जितना ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होगा बच्चे, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी। जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, उतना ही मुश्किल है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। इट मीन्स दैट कि आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। नेक्स्ट फैक्टर है बच्चों साइज ऑफ एटम। अगर किसी एटम का साइज बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। न्यूक्लियस का लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होगा, तो कम एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा। क्लियर। अगर बिग साइज एटम है, अगर बिग साइज एटम होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। किनके दरमियान अट्रैक्शन की बात करें, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एंड न्यूक्लियस। जब लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान में, इसका मतलब है कि आप थोड़ी सी एनर्जी भी दोगे तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट देखेंगे। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, ठीक है, या फिर फुली फिल्ड हो, तो ये बच्चे स्टेबल होते हैं। क्लियर। हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, ऑर्बिटल की। जब एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा या फुली फिल्ड होगा तब वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर कोई चीज़ स्टेबल है और आप उसको ब्रेक करना चाह रहे हैं तो आपको एनर्जी भी ऑब्वियसली ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि जब आप इलेक्ट्रॉन किसी हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड ऑर्बिटल से निकालोगे तो आपको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगी, बिकॉज ये तो स्टेबल पड़ा हुआ है ना। अगर आप उस स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स दैट इस केस में बच्चे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हायर होगी। क्लियर। हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया बच्चों यहाँ पे नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में क्या होता है, इसमें स्टेबल फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, क्या होगा इसमें, हाईली स्टेबल फुली फिल्ड ऑर्बिटल। कॉन्फ़िगरेशन बच्चों इनकी होती है NS2 और NP6। तो देखो ये भी फिल्ड है ना सारे, ये ऑर्बिटल फिल्ड होते हैं, इसी वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है। यहाँ पे सेकंड में बच्चों हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं। पहले उस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। एक है हमारे पास नाइट्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अब आप क्या करो, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे लिखो। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 2s में 2 और 2p में देखो 7 है, 2 और 2 4 हो गए, 3 रह गए, वो 3 इधर आ जाएंगे। क्लियर। इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन में बच्चों देखो 1s2, 2s2 और 2p, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 4, 8 हो गए पूरे। तो यहाँ पे 7 हो गए और यहाँ पे 8 हो गए। क्लियर। अब बच्चों इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। हमने लिख लिया नाइट्रोजन को 7 और यहाँ पे हमने लिख लिया ऑक्सीजन को 1s2 है, उसके बाद 2s2 है। अब हमें पता है जो p ऑर्बिटल होते हैं बच्चे, इसकी 3 ओरिएंटेशन होती है, x, y एंड z। अब ये 2p है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसका मतलब है 2px होगा, 2py होगा और 2pz होगा। तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर। अब इसी तरह बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2, 2s2 और 2px, 2py और 2pz। ठीक है। अब देखो इसके p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे कर दो, एक रह गया है तो वो एक इलेक्ट्रॉन बच्चे यहाँ आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनके पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहला बच्चे ये देखो, ये क्या है, ये हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है, ये सारे 1-1 है, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ये हाफ फिल्ड है। तो इसका मतलब है कि आपको अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इस केस में बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर
देन ऑक्सीजन। देखो ऐसे ही है, अगर ये हाफ फिल्ड है तो इट मीन्स दैट बच्चे ये क्या होगा, ये स्टेबल होगा। अब यहाँ पे देखो इसके दो हाफ फिल्ड है, एक कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये क्या होगा, इसमें लेस स्टेबिलिटी होगी, ये लेस स्टेबल होगा। हमने ये स्टार्ट में बोला था कि अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड है तो वो स्टेबल है। अब ये तो हाफ फिल्ड है तो ये स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो आपने इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हायर होगी। अगर आपने नाइट्रोजन से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकालना है तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी हायर होगी ऑक्सीजन के मुकाबले में। क्लियर।